नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। तो वक्त हो चला है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज चर्चा करेंगे राष्ट्र के प्रति ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब राष्ट्रीय खेल हॉकी का जिक्र होता है और हॉकी के जरिए इस देश की धड़कनें बढ़ जाएं। हॉकी का खेल देखते हुए क्या गांव, क्या शहर, क्या सड़क और क्या सदन, हर जगह मौजूद लोगों की धड़कनें न सिर्फ बढ़ी हुई हों बल्कि उम्मीद और आस भी उस खेल के प्रति जाकर टिक गई हो। जिस खेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई हो और भारत ने राज भी किया हो, लेकिन वो अतीत के पन्ने हैं। उन अतीत के पन्नों को देखकर जहन में सवाल उठता है कि क्या भविष्य वाकई सुनहरा है? क्योंकि वर्तमान समय में हॉकी ने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। सिल्वर से लिखा जाएगा, ब्रॉन्ज से लिखा जाएगा और गोल्ड से भी लिखा जाएगा। हर कोई इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इतिहास की बात हो रही है, हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत के अंदर खेल इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से पैदा होता है या फिर केवल खिलाड़ियों के जज्बे, उत्साह और उल्लास से। क्योंकि कभी कभी गरीबी होता है और मुफलसी के बीच जिंदगी जीनी पड़ती है और जिंदगी जीने का एकमात्र नजरिया नजर आने लगता है। लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी मदद सरकार की मिल जाए, थोड़ी सी मदद उस खेल से बनने संगठनों से मिल जाए, तो कैसी उड़ान भारत के खिलाड़ी भरते हैं, ये टोक्यो ओलंपिक में बहुत साफ दिखाई देने लगा है। क्योंकि भारत के भीतर हॉकी का इतिहास वाकई गोल्डन युग का रहा है। लेकिन गोल्डन युग से आगे स्थिति कांस्य युग तक पहुंच जाए तो वाकई सोचने वाली बात तो हो ही जाती है। कांस्य से गोल्ड और गोल्ड से आगे क्या होगा, शायद इन परिस्थितियों में आज आने से पहले कुछ अतीत के पन्नों को खोलना चाहिए और उन्हें सहेजने की कोशिश भी करनी चाहिए। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में जब जब शामिल हुआ, शानदार इतिहास रचा है। 1928 में पहली बार खेला गया और तब भारत गुलाम हुआ करता था। उस वक्त भारत ने गोल्ड जीता था। उसके बाद 1932 में भी गोल्ड जीता था और 1936 के बर्लिन ओलंपिक के वक्त हिटलर की मौजूदगी में भारत ने गोल्ड जीता था और उसके बाद 1948 में भी गोल्ड जीता और कारवां अभी रुका नहीं था। 1952 में भी गोल्ड और उसके बाद 1956 में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन 1960 में सिल्वर जीता, 1964 में गोल्ड जीता और 1968 और 72 में भारत ने ब्रॉन्ज जीता। 1980 का ओलंपिक मास्को में हो रहा था और अमेरिका ने बायकॉट किया था। अमेरिका के साथ तमाम देशों ने बायकॉट किया था और हॉकी के खेल में मात्र 6 टीमें शामिल हुई थी। उस समय हॉकी में पुरुषों की टीम ने गोल्ड जीता था। तो इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि उस इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल तक पहुंच दर्ज कराई थी। हालांकि हॉकी को दोबारा जीवित करने के लिए अब उड़ीसा की सरकार ने The boys and girls have made us all proud at the Tokyo Olympics. We have seen some spectacular hockey skills by our teams. Odisha has been partnering with Hockey India over the last few years. Our objective has been to bring back the glory of Indian hockey. Odisha has organized all the major tournaments, including the Hockey World Cup in 2018. Bhubaneswar has become the home ground for our teams. I am happy that all the efforts have started bearing fruit and we have seen some great results in this Olympics. I think the best days of Indian hockey are ahead of us. We would continue to support Indian hockey and cheer for our teams. I wish good luck for our teams in the upcoming semi-finals.
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस ओलंपिक को लेकर लोगों में जोश और खराश है, इससे पहले हॉकी की स्पॉन्सरशिप, आपको बता दें कि हॉकी को दोबारा जीवित करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने प्रयास किया है। उड़ीसा की सरकार ने हॉकी की स्पॉन्सरशिप ली और किसी राज्य ने पहली बार न सिर्फ स्पॉन्सरशिप ली बल्कि सबसे ज्यादा रकम देकर के ली है। बता दें कि इससे पहले हॉकी की स्पॉन्सरशिप सहारा के पास हुआ करती थी, जो 5 साल में लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए खर्च करता था। लेकिन उड़ीसा सरकार ने 2018 से 2023 तक यानी 5 साल में 150 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र किया है। और सिर्फ इतना भर नहीं, इस देश के खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए उड़ीसा सरकार ने पूरी रणनीति भी बनाई है। तो बात करेंगे आज खिलाड़ियों की, देश के खिलाड़ियों की। कई राज्यों ने एक तरीका खोज लिया है, वो तरीका है इनामी तरीका। जो ओलंपिक में पदक जीत कर लाएगा उसे 2 करोड़ मिलेगा। हर साल इसकी बोली लगती है और इसकी राशि बढ़कर 5 से 6 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाती है। खेल और खिलाड़ियों के लिए इतना कम किया जाता है कि ये राशि भी कम ही लगती है, लेकिन एक विजयी के पीछे 6 करोड़ वाली राशि सरकार की किसी जिले पर खेल पर 2 करोड़ भी खर्च नहीं करती होगी, कोई भी राज्य सरकार हो। इनामी राशि से वह खुद को, इस अपराध बोध को क्या हल्का कर लेती है, ना कि खेल में खिलाड़ियों की मदद करती है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहनलाल गिहारा जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीतम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप जी आपके पास ही आएंगे कि जिस तरीके से इन सरकारों के द्वारा ये इनामी राशि का जो ऐलान किया जाता है, देखा जाता है, क्या ये सरकारें अपने गुनाह को कहें? अगर गुनाह कहें तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, क्योंकि जो खिलाड़ी देश के लिए जी जान लगा देता है, उसके लिए जब वो जीत करके कोई पदक लेकर के आता है तो ये सरकारें कुछ रुपए का इनाम उन पर ऐलान कर देती हैं। तो क्या ये अपनी गलती को एहसास करने के लिए ऐसा करती हैं? योगेश जी, पहले तो इस समय के ओलंपिक में जो लोग भी भारत के लिए पदक लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का हो, वो भारत के लिए सम्मान की बात है। उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और ये उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में और पदक हमारे पास आएंगे, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। अभी आपकी बातें मैं सुन रहा था, आपने बहुत सारे पुराने जमाने में 80, 60, 70 के दशक में बहुत सारे गोल्ड मेडल्स की बात करी। तो तभी पुराने जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए इतने सारे पदक आया करते थे। आज भारत की सोने की चिड़िया नहीं रह गया, इसलिए बहुत सारे पदक आने बंद हो गए। अब जो बात रही सरकारों की, देखिए सरकारें सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि सरकारें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, उस एक्सटेंट तक सपोर्ट नहीं आता है स्पोर्ट्स को लेकर के जिस एक्सटेंट तक आना चाहिए। भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्पोर्ट्स क्रिकेट को माना जाता है। क्रिकेट में भी मेंस क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट को अब इधर कुछ दिनों से थोड़ा बढ़ावा मिलने लगा है। बाकी किसी स्पोर्ट्स पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। और जो बजट की बात भी होती है, आप पिछले जो बजट 2021 में जो बजट अनाउंस किया गया था 21-22 में, वो बजट मात्र 2596 करोड़ रुपए का था, जो पिछले साल के बजट से 230 करोड़ रुपए कम था। पिछले साल का बजट इससे ज्यादा था तब जबकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत कम हुआ करती थी। कोरोना की वजह से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट सारे ही कैंसिल हो गए थे। उसके बावजूद भी 21-22 का बजट शायद इसी एक्सपेक्टेशन में कि इस बार भी कोरोना की वजह से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नहीं हो पाएंगे, 230 करोड़ का बजट और घटा दिया गया था। लेकिन बात आप कह रहे हैं दिलीप जी, बिल्कुल बजटिंग का कहीं ना कहीं अभाव होता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी आपके पास आएंगे। देखा जाता है, दिलीप जी ने भी बताया कि बजटिंग का जो अभाव होता है केंद्र सरकारों के पास, वो साफ झलकता है कहीं ना कहीं।
मोहनलाल जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है योगी जी। देखिए योगी जी, मेरा कहना इसमें यह है कि यदि आप आज के वर्तमान की बात करें तो अभी आपने शुरू में ही बोला कि जिस तरह से केंद्र ने सुविधाएं दी, तो आज हमारे पास जैसे अभी तक 2 मेडल आए हैं और आज हॉकी का भी हमारा मेडल लगभग हम पक्का मान के चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया है उस हिसाब से लगता है कि ब्रॉन्ज जीतना कोई बड़ा कठिन काम लगता नहीं है। मैच तो हम आज भी जीतने की स्थिति में थे, लेकिन आज आखिरी क्षण में शायद हम पिछड़ गए और जो हम इंडियंस सारे भारतीय सोच रहे थे कहीं उसमें कमी रह गई। तो आज ये जो लगातार हम पिछले ओलंपिक्स के मुकाबले जो हमने अभी तक बड़ी अच्छी उम्मीद बांध रखी है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है पिछले 7 वर्षों से, हम जीतेंगे, हम कांस्य भी जीतेंगे, हम उसके बाद जो गोल्ड भी है वो भी जीतेंगे, लेकिन इसमें खिलाड़ी जी जान लगा देते हैं, खिलाड़ियों की मेहनत होती है। हम कह रहे हैं कि सरकार की क्या भूमिका होती है इसमें? सरकार को उन खिलाड़ियों के प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए क्या उनके लिए बजट एलोकेट नहीं करना चाहिए? उड़ीसा सरकार ने जितना सार्थक पहल किया है, क्या केंद्र सरकार का यह फर्ज नहीं बनता था? योगेश भाई, मैं उसी बात को बता रहा था कि भारत सरकार ने, अभी आपको ध्यान होगा हमारी प्रीतम जी भी बैठी हैं, खिलाड़ी हैं, कि अभी जो खेलो इंडिया के माध्यम से जो नीचे से स्टार्ट करना और खास तौर से मतलब शहरों के साथ साथ गांव, कस्बा, देहात में जाकर जो स्पोर्ट्समैन को तैयार करने की जो पहल हुई है, ये पहले 70 सालों में कभी नहीं थी जब दूसरी पार्टियां राज कर रही थी। तो हम तो माइक्रो डिटेलिंग पे जाके नीचे से गांव देहात, मजदूर का, गरीब का बेटा भी खिलाड़ी बने। और आज एक नहीं कई उदाहरण है हमारे, देखे जो आज ओलंपिक में जा रहे हैं उसमें 70% लोग तो वही हैं जो शायद जिनके परिवार में 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ता है। तो भारत सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जब हम बाकी देशों को कंपेयर करते हैं और अपने देश को देखते हैं तो हमारी जितनी बड़ी जनसंख्या है उसके हिसाब से और प्रयास बेहतर होने चाहिए, जिसपे सरकार निरंतर काम कर रही है। और जहां तक व्यक्तिगत ऑफर देने की बात है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कुछ और भी सरकार के अलावा भी लोग हो सकते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हो सकते हैं, अगर हम बढ़ावा देंगे तो खिलाड़ियों को मदद मिलेगी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। पहले के मुकाबले अगर आप आज कंपेयर करते हैं तो खिलाड़ियों की डाइट के बारे में, खिलाड़ियों के रहन सहन के बारे में, खिलाड़ियों की बेसिक जो एमिनिटीज होती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई उनके बारे में, उनको माहौल देने के बारे में पहले और अब में बहुत परिवर्तन आया है। और यही आने वाले समय में जो अभी हम लगभग 10 मोहनलाल जी, आपने खेलो इंडिया का जिक्र किया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और खेलो इंडिया की क्या हकीकत है वो आपको बताते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और राष्ट्र धर्म में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी, आपको बता दें कि आपने खेलो इंडिया का जिक्र किया। खेलो इंडिया का बजट इस साल का 650 करोड़ रुपए है। 890 करोड़ रुपए इसके पहले बजट था, बजट घटा करके इस बार 650 करोड़ कर दिया गया। उसी बजट में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी भी देनी है। उसी बजट में जो खेल भवन है, जितनी भी बिल्डिंगें हैं, उनका मेंटेनेंस भी इंक्लूड है। सब कुछ, यानी खेल जगत से जो भी रिलेटेड चीजें हैं सब कुछ उसी बजट में सम्मिलित है। योगेश भाई, देखिए मुझे लगता है बजट कम का सवाल आपका ठीक हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि मोदी सरकार के नेतृत्व में खेल इंडिया शुरू हुआ, जिसके माध्यम से हम गांव देहात और गली मोहल्ले और झुग्गी झोपड़े तक पहुंच रहे हैं। जहां तक बजट की बात है, पूरा सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया महामारी से जो ग्रसित रही, तो सभी जगह के बजट थोड़े कम किए गए और इस महामारी से लड़ने में मोदी सरकार और हम सब भारतीय कामयाब हुए। तो ये और लेकिन ये क्षणिक है। लेकिन एक तरफ आपको इस पर भी प्रशंसा करनी चाहिए कि 890 करोड़ के बजट के साथ खेल इंडिया को नीचे तक उतारने का काम भी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। और सिर्फ यही तक बात नहीं है, खेलो इंडिया तक बात नहीं है।
हमारे अभी जो खेल मंत्री किरण रिजिजू जी थे, उन्होंने जिस तरह से जो अगले 5 साल का जो एक तरह से योजना बनाई है, वो मतलब आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। अभी तो ये फाउंडेशन तैयार हो रही है, हमें तो 7 ही साल मिले ना साहब, उससे पहले तो भारत खेल मंत्रालय ने बजट क्या पास किया आपको पता है? योगी जी बस मतलब 10 सेकंड। योगी जी, आज से पहले अगर ओलंपिक की बात होती थी तो देश की पहचान हॉकी के रूप में होती थी, लेकिन आज हॉकी के साथ साथ चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे तीरंदाजी हो, और बहुत सारे गेम है, जहां बैडमिंटन है, बास्केटबॉल, मतलब हम आज सभी गेमों में, चाहे तैराकी हो, चाहे एथलीट हो, हम सभी गेमों में कहीं ना कहीं आज बराबरी की स्थिति में खड़े हैं। आज हम ऐसा नहीं है कि वो हमसे 100% आ गए हैं और हम उनके बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं, हम लगभग किनारे पे हैं। जिस दिन थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो हम ये बैरियर क्रॉस करके आगे जाएंगे। मेरी सुन लीजिए आप, खेल जगत का, खेल का बजट 3 भागों में बांटा जाता है। जब बजट सत्र, जब बजट पास होता है तो 3 डिवाइडेशन में बढ़ता है खेल का जो होता है बजट आता है। टोटल बजट कितना है क्या आपको मालूम है भारत का? देखिए, आपने जो भी बताया उन हम आंकड़ों की बात करते हैं कि 809 करोड़ के साथ साथ अभी जो कम हुआ, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं कि 600 कुछ करोड़ के आसपास है। 3 टोटल बजट की मैं बात कर रहा हूं, टोटल बजट की 3 भागों में बांटा जाता है। तो 2596 करोड़, हाँ 3,000 करोड़ भी नहीं टच कर रहा। सोचिए 2596 करोड़ है और ये 2,826 करोड़ पहले था, उसको कम करके 2500 जो आप दिलीप जी बता रहे हैं उसको कम करके 25,000 किया गया है। ये पहले 2,800 करोड़ था। सोचिए। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास, ठीक है आएंगे। प्रीतम शिवाज जी, क्या लगता है कि आप लोग जिस जोश और खरोश के साथ, क्योंकि देखने को मिलता है जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक तक जिस तरीके से पहुंचे हैं वहां पर, उनमें भी, और जो भी ओलंपिक तक पहुंचते हैं, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। सरकार की कितनी सहायता मिल पाती है आप लोगों को, क्या लगता है? देखो जी, मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, खेलना जानती हूँ और बच्चों को खिलाना जानती हूँ। जो मेरे कैरियर में भी संघर्ष तो रहा है, बहुत पहले भी संघर्ष रहा और आज भी संघर्ष ही करती हूँ, क्योंकि मैं सोनीपत में बहुत सारी लड़कियों को खिलाती हूँ। अब जो ओलंपिक में भी हमारी 3 लड़कियां सोनीपत से गई हुई हैं, ओलंपिक में खेल रही है, नेहा गोयल और शर्मिला देवी और निशा वारसी। मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन जो अभी मोहनलाल जी ने बताया, भाई जो खेलो इंडिया स्कीम है, ये स्कीम है, वो बहुत अच्छी स्कीम है और ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को मिल रही है, ये अच्छी है, नो डाउट। और बहुत पहले के अकॉर्डिंग जो हमें सुविधाएं मिलती थी वो इतनी बड़ी आज के टाइम में बहुत बढ़ चुकी है। ये मैं सरकार को भी नहीं जानती, कौन सी सरकार कब आती है क्या जाती है, मैं सच्चाई बताऊंगी। हम लोग के टाइम में कम सुविधाएं थी, अब सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन अभी भी मतलब आप देखें ग्रामीण क्षेत्र के बहुत गरीब बच्चे खेलते हैं, आते हैं स्टेडियम में पहुंचती है, लेकिन अभी और जैसे ग्राउंड की, डाइट की, इन चीजों की अभी रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर मतलब सिस्टम जो है ना, वो प्रॉपर देश में चलना चाहिए, ताकि खिलाड़ी हम गांव से ला सके और खिला सके। ये सारी चीजों की अभी जरूरत है, जो कि बहुत बारीकियों से देखे। ऊपर लेवल पे तो बहुत है, जैसे आपने बोला भाई स्टेटों में पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे, 6 करोड़ देंगे, डीएसपी बना देंगे, लेकिन उनको तो बना देंगे जो खेल के आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मेडल लेके आए हैं, लेकिन जो ग्रास रूट पे और सुविधाएं चाहिए वो हमारी बढ़नी चाहिए, जिससे कि हम लोग अच्छा रिजल्ट दे सके, क्योंकि जरूरत उनको है। उनको तो ऑलरेडी सुविधाएं मिली हुई है, पैसा भी मिला हुआ, उनको दो, जो भी दो, लेकिन नीचे लेवल पे सुविधाएं ज्यादा बढ़ानी चाहिए, जहां हम लोग काम कर रहे हैं, जहां हम आज तक भी संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब खिलाड़ी अपनी मेहनत से किसी मुकाम को पाता है, केवल और केवल अपनी मेहनत से, उसके बाद सरकार ये दावा करे या अपनी पीठ थपथपाने के लिए उसका सहयोग कर रही है, जो आर्थिक सहयोग करे, किसी भी तरीके से सहयोग कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस प्रतिभा को जमीनी स्तर से, शुरुआती दौर से अगर हम निकालना चाहें, तो पीवी सिंधु जैसी खिलाड़ी, जिनकी पहली ट्रेनिंग भारत में हुई, 2 मेडल लाने के लिए पहली ट्रेनिंग उनकी भारत में हैदराबाद में हुई, और दूसरी ट्रेनिंग लेने के लिए उनको इंटरनेशनल कोच को हायर करना पड़ा। अगर ये स्थितियां, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता, तो हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल कोच को क्यों हायर करना पड़े? दिलीप जी।
योगेश जी आप आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक बात को तो मानना पड़ेगा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं कहूँगा भाजपा की सरकार आई है, तब से स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि जिस एक्सटेंट तक मिलना चाहिए उस एक्सटेंट तक नहीं मिला। जो खेलो इंडिया स्कीम है, उस खेलो इंडिया स्कीम में आपने स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा दे दिया, लेकिन क्या स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे देने से स्पोर्ट्समैन तैयार हो जाएगा? क्या गली मोहल्ले में खेलने से वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स में मेडल लेकर के आ जाएगा? आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं। आपने एक प्रमोशन दे दिया, एक नारा दे दिया, एक जोश दे दिया, खेलो इंडिया। अरे खेलो इंडिया तो वैसे ही खेल रहा है, आपकी बातों से खेल रहा है। वास्तविकता में खेलने के लिए आपने ग्राउंड कहाँ दिया, स्टेडियम कहाँ दिया, उसको सुविधा कहाँ दी? स्टेडियम, आपको अगर खिलाड़ी बनाना है तो जिस स्पोर्ट्स को आप बढ़ावा देना चाहते हैं उस स्पोर्ट्स के माध्यम से आपको उस तरह का बेस देना पड़ेगा। आप सिर्फ क्रिकेट पर तो देखिए, क्रिकेट पे तो प्राइवेट फंडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि क्रिकेट की कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। आईपीएल देखिए, आईपीएल क्या है, टोटली कॉमर्शियल है। और आईपीएल को सरकार कितना बढ़ावा देती है, क्योंकि आईपीएल से सरकार को भी रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन वो गांव में जाएगी तो उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, वहां लगाना पड़ेगा। तो सरकार काइंड ऑफ बिजनेसमैन काम करती है, कम लगा के ज्यादा निकल आए उस पर सरकार का फोकस ज्यादा रहता है। और जहां सिर्फ देना पड़े, निकले कुछ ना, तो वहां सरकार नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि सरकार को गरीबों को राशन भी तो बांटना है, सबके खाते में पैसे भी तो देने हैं, क्योंकि उनसे वोट आना है। अगर 4 स्पोर्ट्समैन तैयार हो जाएंगे तो उससे वोट नहीं आएगा, या 4 खिलाड़ी अगर इंडिया में पदक लेकर के आ जाएंगे तो उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार का वोट बैंक नहीं पड़ेगा। तो सरकार का पहला फोकस, मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सरकार को इंडिकेट कर रहा हूं कि सरकार का फोकस पहला अपनी गद्दी और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए रहता है। आप देखिए, लखनऊ जैसे शहर में, जो उत्तर प्रदेश इतनी बड़ा प्रदेश है, राजनीति की दृष्टि से सारे गलियारे यहीं से होकर के दिल्ली तक जाते हैं। उस शहर में अभी तक गिनती की 2 या 3 स्टेडियम है, उसमें से एक मेन है, बाकी बहुत छोटे छोटे हैं। बिल्कुल इंडोर आउटडोर, यहाँ बच्चों को खेलने की जगह नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि गांव में है, प्लस जो गांव के लोग हैं, जो बहुत इंटीरियर से बच्चे खेलने के लिए निकल के आते हैं, उन्हें खेलने के लिए कितनी सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं मिलती हैं? कोई सुविधा नहीं मिलती। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर आपने पुरानी सरकार से थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया या थोड़ा सा स्लोगन बढ़ा करके लोगों में जोश करके उसको प्रोपोगेट कर दिया, तो उस प्रोपोगेशन से एक्चुअल स्तर नहीं बढ़ जाएगा। देखिए, मोहन गिराज जी ने अभी कहा ना कि सुविधाएं पहले कम थी, ज्यादा हो गई। तो ये पहले कम थी, अब ज्यादा होगी, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। बहुत सारा डेवलपमेंट टाइम बाउंड डेवलपमेंट होता है। टाइम बाउंड डेवलपमेंट वो होगा ही होगा, उसका क्रेडिट किसी सरकार को नहीं जाएगा। वो टाइम बाउंड डेवलपमेंट वो होगा ही होगा। अब जैसे पहले लोकल गेम्स होते थे, अब इंटरनेशनल गेम होने लगे। पहले सिर्फ लड़के क्रिकेट खेलते थे, अब लड़कियों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अब आप इस बात को बढ़ा करके उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें तो सरकार की पीठ थपथपाने की बात आएगी। लेकिन दिलीप जी, जैसे इन्होंने कहा बजट, मैंने आंकड़े निकाले थे, इन्होंने कहा कि बजट बढ़ा दिया गया है। कितना बजट बढ़ाया गया है? नहीं, बढ़ाया नहीं गया। 2015-16 में, हाँ वही मैं आंकड़े निकाला, मैंने देखा कि बजट अगर बढ़ाया गया तो 98 करोड़ बढ़ाया गया 5 सालों में। मतलब ये कोई बजट बढ़ाने का एग्जाम्पल आपको और दे दूं कि जैसे इस साल का बजट 2596 करोड़ रुपया है, ठीक। अब 2022 का जब बजट आएगा, अगर सरकार इसको 2800 कर देगी तो कहेगी हमने 300 बढ़ा दिया, जबकि अगर आप ओरिजिनल कंपैरिजन निकालेंगे तो पिछले साल के बराबर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मोहनलाल जी। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारे दिलीप जी जो बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा आंकड़ों में उसका जवाब देता हूँ। जब कांग्रेस सरकार थी 2009 में, तो मात्र बजट था 1175 करोड़, और जब 2012 हुआ तो बजट था 1575 करोड़, और 13-13.5 लाख तक ये बजट रहा। और यदि अगर 1500 करोड़ को लगभग डबल राशि कर देती है अगर 5 साल के अंदर मोदी सरकार, तो हमें, यदि आप पीठ नहीं थपथपा सकते तो कम से कम हमारे बारे में डबल कर दिया। 3000 तो टच ही नहीं कर रहा है। 2900 के आसपास हमारा बजट है ना जी। आप हमारे ही बजट में से बात कर रहे हैं, 300 करोड़ कम कर दिया। 2500 समथिंग करोड़, 2500 करोड़ रुपए। मैंने कहा चलो आज अगर 2500 करोड़ 2550 करोड़ है, तो इससे पहले जो पिछला वर्ष था 2900 तो कम गए। मैंने कहा इस वर्ष में जो कम हुआ माना 250-300 करोड़ रुपए बजट, तो वो क्योंकि जो महामारी है इससे
इससे भी दुनिया को साथ साथ हमने भारत के लोगों को भी बचाना था, तो वो बजट अगर कहीं इस्तेमाल हुआ होगा तो ठीक है। लेकिन अगर हम कांग्रेस से कंपेयर करें तो बजट आप फिर हमारा वही लगभग राजनीति में आ लगभग गए डबल हुआ कांग्रेस से। है अगर मोदी कांग्रेस से सरकार के कंपेयर नेतृत्व करेंगे में। तो जनता ने आपको क्यों बैठाला है भाई? जनता ने आपको क्यों कांग्रेस से कंपेयर करने के लिए नहीं बैठाला है? आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। तो राष्ट्र धर्म में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से अभी ये बात हो रही है कि सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। मोहनलाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतर किया है, नो डाउट। लेकिन बेहतर किया है और क्या आप कर सकते हैं इसके लिए? दिलीप जी, आपने पूरी बात सुनी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। चाह रहा था कि आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि कांग्रेस से हमारा बजट दुगना हो गया। मैं मानता हूँ इस बात को, कांग्रेस से दुगना बजट हो गया, लेकिन क्या मेडल्स दुगने हुए? जितने गोल्ड मेडल अभी आपने गिनाए थे कि इतने 80s में, 70s में, 60s में ये गोल्ड मेडल आए, क्या उतने गोल्ड मेडल आपके रिजीम में आए? नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री खाना कर दिया, फ्री बस्ता कर दिया, फ्री जूता कर दिया, फ्री स्वेटर कर दिया, फ्री सब कुछ कर दिया। तो ये सुविधा तो बढ़ा दी, लेकिन शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरीके से सिर्फ बजट बढ़ा देने से क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स नहीं सुधरती है अंटिल अनलेस उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ना हो और फाइनेंस की लीकेज को ना रोका जाए। जितना बजट बढ़ता है उतनी ही बजट की लीकेज भी बढ़ती है। इस बात को भाजपा के प्रवक्ता मना नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैंने खुद कहा कि मोदी जी के आने के बाद फिटनेस को लेकर के ये इंडिया जागरूक हुआ है और योग को लेकर के बहुत सारे लोग जागरूक हुए। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आपके सबसे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हर्षवर्धन जी को जाता है। उन्होंने एक फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था, वो मूवमेंट पूरे भारत में चला था। किरण रिजिजू जी ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी तैयारियां कराई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ एक मिनिस्टर के अच्छा कर देने से चीजें अच्छी नहीं होती अंटिल अनलेस वो पूरी हायरार्की उसी जोश के साथ काम ना करे। तो सिर्फ बजट बढ़ा देना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि देखिए बजट बढ़ा देने में कोई सरकार को बहुत क्रेडिट नहीं होता। इस बात को आप बुरा मत मानिएगा, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा है, मेरे टैक्स का पैसा है। मैं इस देश का टैक्स पेयर हूँ, ये मेरा पैसा है और आप मेरा पैसा मेरे देश के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं। इसमें आपकी सरकार का क्रेडिट नहीं है, आपकी पार्टी का क्रेडिट नहीं है। आप पार्टी फंड से ये पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप मेरे देश के स्पोर्ट्स के लिए और अच्छा पैसा लगाइए, उसकी चोरी को रोक दीजिए, उसमें कमीशनबाजी को रोक दीजिए, उसके कॉमर्शलाइजेशन को रोक दीजिए। तो जितना बजट आप लगा रहे हैं उतने बजट से इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। उन प्रतिभाओं को ढूंढ के ले आइए, तो यहाँ पर भारत को वापस सोने की चिड़िया इतने गोल्ड ला देगा यहाँ के स्पोर्ट्समैन कि भारत वापस से सोने की चिड़िया गुलाम था, लेकिन ये हिटलर जरूरी जैसे है कि लोगों के सामने भारत गोल्ड ला रहा था। साथ साथ भरपूर सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक बात। मोहनलाल जी, जो काम उड़ीसा सरकार ने किया, 150 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप उसने लिया है 5 साल में, और राउरकेला में एक बहुत शानदार वो स्टेडियम बना रहा है। आपको बता दें हम, हॉकी स्टेडियम 90 करोड़ की लागत से, और आने वाले समय में उड़ीसा सरकार की ये सोच है कि वहां पर ओलंपिक खेला जाएगा। हॉकी स्टेडियम बन रहा है। जो काम उड़ीसा सरकार ने किया है ये अन्य राज्य सरकारें भी कर सकती थी भाई, क्योंकि इसके पहले सहारा के पास स्पॉन्सरशिप हुआ करती थी जो 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च करती थी, लेकिन उड़ीसा सरकार ने 150 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य बनाया है 5 साल में, 2023 तक। उत्तर प्रदेश के बाद जिक्र करें, बिहार का जिक्र करें, पंजाब हरियाणा का जिक्र करें, जो अग्रणी हुआ करते थे कभी इस क्षेत्र में, आज वो पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है? 15 अगस्त 1936 में बर्लिन में जब ओलंपिक खेला गया था ध्यानचंद जी की उसमें, और खुदा न खास्ता देखिए कितना, मतलब 15 अगस्त था उस दिन बारिश हुई थी, और बारिश के दौरान जब वो खेले तो वो रबड़ के शूज पहने, जूते पहने हुए थे, तो उनके पैर स्लिप कर रहे थे, वो नंगे पैर खेले और उन्होंने जीत दर्ज कराई है। हिटलर सामने बैठ करके देख रहा था, जब बारिश हो रही थी तो जब वो स्वर्ण पदक जीते तो ये हुआ कि
पदक अगले दिन दिया जाएगा, आयोजन अगले दिन किया जाएगा। 16 अगस्त को जब आयोजन किया गया तो हिटलर ने स्वर्ण पदक देने से पहले, उनके गले में डालने से पहले उनसे एक बात पूछी कि आप करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा लॉन्च नायक हूं। कहां से? पंजाब रेजिमेंट से। हिटलर ने कहा आप यहां रुक जाइए, आपको कर्नल बनाएंगे, हम कर्नल का पद देंगे। मेजर ध्यानचंद्र जी ने कहा मुझे गर्व है कि मैं पंजाब का हूं और गर्व है कि मैं भारतवासी हूं, भारतीय हूं, मुझे नहीं चाहिए पद। और इतना कहा जब उन्होंने, तो हिटलर ने उनके गले में वो स्वर्ण पदक डाला और दबे पांव सेकंड में वापस, और 1 सेकंड में, उस समय क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था तो तिरंगा नहीं था, जो बिगुल फूका था उसका एक जो झंडा था वो उस समय लहराया गया सेकंडों में। यह होता है जज्बा हमारे देश के खिलाड़ियों में कि उन्हें गर्व होता है। सरकारें क्या कर रही हैं, ये मत कहिए कि वो सरकारों ने ये किया, आपने उनके लिए क्या किया? लोगों को मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड दिया जाता है, अवार्डेड किया जाता है, आपने उनके लिए क्या किया भाई आज तक? आप बताइए मोहनलाल जी। योगेश भाई, मैं दलीप जी की बात से एकदम सहमत हूं, और जो उनकी पीड़ा है वो मेरी पीड़ा भी है कि हम 138 करोड़ की आबादी वाला देश हैं, विश्व की दूसरी नंबर की आबादी वाला देश है, बट उसके बावजूद भी जितनी अपेक्षा हम करते हैं हमारे देश में ओलंपिक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। ये दुख मुझे भी है। लेकिन जहाँ तक हम सरकार की बात करते हैं, सरकार के नाते सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम है कि सबसे पहले तो उस गेम, मतलब उस चीज को, जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कि स्पोर्ट्स को के बारे में वो पॉजिटिव सोचे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो काम होता है कि भाई उसका बजट बढ़ाए। नंबर 3, जो अभी दिलीप भाई ने कहा कि वो जो बजट बढ़ाया वो नीचे तक पैसा चला जाए, वो वास्तव में पैसा बिचौलिए ना खा जाए, दलाल ना खा जाए, वो जो उसका जो अंतिम उस छोर पे खड़ा हुआ जो खिलाड़ी है एक्चुअल में उस तक पहुंचे, और उसके बाद उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको माहौल दिया जाए, उसको ग्राउंड दिया जाए, उसको डेली की डाइट के हिसाब से बजट दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी सरकार लगातार इस पे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। हाँ, जहाँ तक राज्य सरकारों की बात है, मैं उड़ीसा ने जो 150 करोड़ के बजट की किया, हम कोई भी राज्य जो इस तरह की पहल करता है उसका स्वागत करते हैं, और ना ही सिर्फ मैं इस बात से आपके योगेश भाई सहमत हूँ कि सिर्फ उड़ीसा ही क्यों, बाकी प्रदेश भी क्यों नहीं, क्योंकि जब हम केंद्र से, तो ठीक है, केंद्र से एक हमने केंद्र सरकार ने एक डायरेक्शन दे दिया है, उस पर चल रही है, लेकिन साथ साथ जब तक राज्य सरकारों का पूरा योगदान नहीं मिलेगा, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह गंभीरता के साथ उस तरह से उसको नहीं लेंगी, तो वो जो दिलीप भाई की इच्छा है, जो हमारी इच्छा है कि जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो तभी आएंगे। तो सवाल वही जब है वो मेरा, नीचे तक सभी राज्य भी उसको अपनी सवाल वही है मेरा कि जो उड़ीसा सरकार ने किया, अगर ये केंद्र सरकार कर देती, सोचिए कोई स्पॉन्सरशिप लेने के लिए तैयार नहीं था, हमारे खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था, और जब ये खिलाड़ी जीत करके आते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले उनको बधाई देते हैं, और जो कुछ राज्य होती हैं वो उनकी मदद के लिए ऐलान कर देती हैं। तो क्या ये सरकारें जो ये सब करती हैं उन जीत के बाद, क्या ये अपने अपराध बोध को हल्का करने के लिए करती हैं? सवाल यही है। देखिए योगेश भाई मैं इसमें कहूंगा, ठीक है, आपका नजरिया कुछ हो सकता है, बट हमारा देखने का नजरिया देखिए, जिस दिन पहले दिन मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता, प्रधानमंत्री जी उनको बधाई दी, तो क्या इसको हम इस तरह से नहीं देखते हैं कि उनके एक बधाई देने से जो बाकी खिलाड़ी हैं जो वहां पे लड़ाई लड़ने को तैयार है, खेल में मेडल जीतने के लिए गए थे, क्या उनमें जोश भरने का काम प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया? क्या ये प्रधानमंत्री को, हमको, आपको इसके लिए उनको शुभकामना देनी चाहिए, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा देश संभालने के साथ साथ भी जब खिलाड़ी जीत के आती है तो उन्होंने बाकी चीजों को किनारे रखा। जी मैं तो हैरान हो गया। ठीक है एक सेकंड, इसी पे रिएक्शन ले लेते हैं। उन्होंने अपने जहां एक देश, अपने देश को एक मैसेज देने का काम किया, लाखों खिलाड़ियों को मैसेज देने का काम किया, तो वही आ गई बात, आपकी बात आ गई मोहनलाल जी, आपकी बात आ गई। दिलीप जी, प्रधानमंत्री जी ने अगर खिलाड़ी को
बधाई दी, शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, तो ये एक एहसान किया। मोहनलाल जी ने कहा कि ये तो हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जो कि उन्होंने शुभकामनाएं दी। नहीं, इसमें धन्यवाद विशेष की कोई बात नहीं है। ये उनकी संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो देश का नाम आगे लेके जा रहा है और जो देश का नाम रोशन करके आ रहा है उसको देश का मुखिया वेलकम करे। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी को नहीं निभाते तो जरूर खराब होता, और जिम्मेदारी को निभाया तो इसके लिए कोई विशेष तारीफ की जरूरत नहीं। उन्होंने कुछ नया काम नहीं कर दिया, उनको करना चाहिए, उन्होंने किया, ये बात तारीफ के काबिल है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी बराबर का स्वागत करना चाहिए, इंडिया में पूरा वेलकम मिलना चाहिए, वो मिला, वो स्वागत है। और योगेश जी, जो आप बार बार उड़ीसा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उड़ीसा जो स्टेट है, वैसा स्टेट इस भारत में दूसरा कभी कोई बन नहीं सकता है। क्योंकि वहां जो नवीन पटनायक जी ने कर दिया है और जो नवीन पटनायक जी कर देते हैं, वहां वो करते हैं, वो कहते नहीं है, वो दिखाते नहीं, वो एडवर्टाइज नहीं करते, वो करते हैं और कर रहे हैं। इसीलिए वो इतने दशकों से वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान है और उनको ना कोई हटा पा रहा है और ना कोई हटाना चाहता है, और जनता भी उनको वहीं शोभायमान देखना चाहती है। क्योंकि उनके कार्यशैली एक अलग तरीके की है, वो शालीन व्यक्ति हैं और कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, और वो अपने जनता के प्रति जिम्मेदारियों को समझते हैं कि कब जनता को क्या देना है, इसीलिए वो जनता को देते चले आ रहे हैं। तो नवीन पटनायक जैसा मुख्यमंत्री और उड़ीसा जैसा राज्य इस देश के अंदर दूसरा हो ही नहीं सकता है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों में आगे रहते हैं। मोदी जी की मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि इन सब चीजों में वो आगे रहते हैं और ये रहना भी चाहिए। ये ऐसा हमें इसलिए प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी कुछ अलग कर रहे हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, इसलिए हमको लगता है कि मोदी जी कुछ अलग से कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी अलग से नहीं कर रहे हैं, मोदी जी वही कर रहे हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, लेकिन पीछे के प्रधानमंत्रियों ने वो नहीं किया। तो पब्लिक इसको डिफरेंशिएट करके ये देखिए कि शायद मोदी जी कुछ नया कर रहे हैं, इस बात की तारीफ है। और लेकिन किसी खिलाड़ी को जीत करके आने पर वेलकम कर देना या उसके साथ बैठ करके चाय पी लेना या उसके साथ बैठ करके आइसक्रीम खा लेना, इससे उसका प्रोत्साहन तो बढ़ जाएगा, आने वाली पीढ़ी को एक उत्साह भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये सिर्फ उत्साह का गेम नहीं है। उत्साह से खेल को जीता जा सकता है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सरकारी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ओलंपिक्स में कोई भी स्पोर्ट्समैन अपनी तरफ से नहीं जा सकता है। वो अगर प्राइवेट फंडिंग लेके जाना भी चाहेगा तो भी नहीं जा सकता है, वो गवर्नमेंट के माध्यम से ही जा सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है कि इस देश की प्रतिभाओं को निखारे। ये जोश का देश है, ये देश खेल का देश है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ गली गली में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन प्रतिभाएं अपनी जरूरतों की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से इस देश का नाम रोशन नहीं कर पा रही। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से गांवों में जो प्रतिभा छुपी हुई है, उस प्रतिभा को निकालने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है। उस प्रतिभा को जब हम लेकर के आएंगे तब एक नहीं अनेकों स्वर्ण पदक हम जीतेंगे। लेकिन उसके लिए सरकारों को पहल करना पड़ेगा, सरकारों को आगे आना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। पिछले दशकों में क्या हुआ वो हमें नहीं देखना है। अगर देखना है तो पिछले दशकों में क्या हम अच्छा हुआ वो देखना है, उसको कैच करना है। कमी क्या थी हम उससे अपना आकलन करें। मोहनलाल जी कि पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया, हमने ये कर दिया तो बहुत अच्छा कर दिया, हमें लगता है ये ठीक नहीं है। योगेश भाई मेरी ये बात को आप गलत तरह से रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों ने नहीं किया तो हमने बहुत अच्छा कर दिया। मैंने आपको ये कंपैरिजन तब कहा जब आप हम पे ये प्रश्न उठा रहे थे कि भाई आपने क्या किया और आपने पहले के मुकाबले क्या बेहतर किया। तो हमें, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही हम उसी से तो अपनी तुलना करेंगे ना जी, हम किससे बताएंगे। और मैं अभी दलीप भाई ने भी कहा, इससे पहले जो हमारी परवीन जो बहन अभी स्पोर्ट्स की जो बैठी थी वो भी कह के गई कि पहले के मुकाबले अब मोदी जी ने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरा कहना ये भी नहीं है कि ये 3,000 करोड़ का जो लगभग 3,000 करोड़ का बजट है ये यही रुकना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में हमें अपने खिलाड़ियों को और फैसिलिटेट करने के लिए, उनको और सुविधाएं बढ़ाने के लिए, जैसे हमारी जो अभी खिलाड़ी बहन बैठी उन्होंने भी कहा कि जो वो दूर बैठा हुआ गांव देहात गली मोहल्ले में जो स्पोर्ट्स का जो बच्चा है जिसमें टैलेंट तो है बट सुविधाओं की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इस बार पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, बट हम ये कहते हैं इसको और बेहतर करने की जरूरत है ताकि अभी जो
जो अगर इतनी संख्या में हमारे बच्चे खेलते हैं तो वो इतनी संख्या में खेलना शुरू करें, हमारा टैलेंट आगे बढ़े उनकी। और सिर्फ फुटबॉल में या क्रिकेट में नहीं, जो महंगे गेम में है, चाहे वो तीरंदाजी की बात करें, चाहे हम वो शूटिंग की बात करें, सभी गेमों की बात हो रही है, खिलाड़ियों की बात हो रही है, उनकी प्रतिस्पर्धा को लाने की और निखारने की बात हो रही है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी आपके पास आएंगे। अगर हॉकी का जिक्र आता है, वैसे बहुत कम समय पर ही जिक्र आता है, क्योंकि आज के समय में लोग ज़्यादातर क्रिकेट प्रेमी हो गए हैं, लेकिन हॉकी एक ऐसा गेम है जिसने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है और भारत ने उसके बल पर राज भी किया है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिए जाते हैं लोगों को। कई संगठनों ने मांग उठाई है कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। कई संगठनों ने आवाज उठाई है। क्या इस देश का दिल नहीं धड़कता इस ओर? योगेश जी, किया जाए तो भारत रत्न का सम्मान अगर ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? और भारत का एक ही खेल नहीं है और एक ही खिलाड़ी ने इस भारत का मान ऊंचा नहीं कराया है। हम मिल्खा सिंह जी को नहीं भूल सकते हैं, हम एक ही खिलाड़ी की नहीं बात कर रहे हैं, ऐसे ही तमाम सारे वो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। हर स्पोर्ट्स में भारत ने हर स्पोर्ट्स में अपना नाम दर्ज कराया है और हर स्पोर्ट्स में एक स्टार उभर के आया है। लेकिन हमारे यहाँ बढ़ावा सिर्फ क्रिकेट को मिलता है और उसका कारण जानते हैं योगेश जी क्या है? कॉमर्शलाइजेशन। और मैं फिर कहूंगा इस बात को, मैं कई बार कहता हूं कि जिस चीज का बाजारीकरण हो जाता है उस चीज पर लोगों का ध्यान ज्यादा चला जाता है और उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्रिकेट आज की डेट में स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट स्पोर्ट्स से ज्यादा आज की डेट में बिजनेस हो गया। तो वो एक बिजनेस के लिए आईपीएल क्या है? आईपीएल आपको लगता है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है? ना, वो स्पोर्ट्स के कंधे पे रखकर 100% कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो इसलिए क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को सारे स्पोर्ट्स को एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो इंडोर गेम हो, चाहे वो आउटडोर गेम हो, चाहे वो तीरंदाजी हो। हर तरह की प्रतिभाएं हमारे देश में हैं और हर खिलाड़ी ने अपने अपने क्षेत्र में एक नाम रोशन किया है। ये जरूरी है कि कुछ नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, जिसमें से मेजर ध्यानचंद जी का नाम आप ले रहे हैं, मिल्खा सिंह जी को बच्चे बच्चे जानते हैं। बहुत से स्पोर्ट्स अथॉरिटीज पर जब पिक्चर बन जाती है तो सारे बच्चों को पता चल जाता है। तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि स्पोर्ट्स एज ए होल को बढ़ावा मिलना चाहिए। जिस बच्चे की जो प्रतिभा हो या जिस बच्चे का जिस खेल में इंटरेस्ट हो उसको उस हिसाब से बढ़ावा मिल जाना चाहिए। पहले देखिए स्कूल्स में एक स्पोर्ट्स का पूरा पीरियड हुआ करता है, अब वो नहीं होता है। अब हम इंग्लिश एजुकेशन की तरफ जब से बढ़ गए हैं, हम इतना ज्यादा उसमें रुझान हमारा बढ़ गया है कि स्पोर्ट्स वहाँ कोई एक्टिविटी होती नहीं है। साल भर में कभी एक बार करा दिया गया तो करा दिया गया। और अब से जब से कोरोना आ गया है तब से वैसे ही बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। स्कूल जाने में जो एक्टिविटी होती थी वो भी नहीं हो पाई है। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा सिर्फ इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर ही नहीं मिलना चाहिए, वो डोमेस्टिक लेवल से, क्योंकि बीज जो है वो हमेशा मिट्टी के अंदर ही दबा होता है। तो आप पेड़ को मत सराहिए, आप बीज को पालिए, बीज को पोसिए, तो बीज जो है एक दिन फलदार पेड़ बन के निकलेगा। और जब फलदार पेड़ बन के निकलेगा तो उसकी फल और उसकी छाया देश का प्रत्येक व्यक्ति खाएगा, देश का नाम रोशन होगा। तो सिर्फ देश का नाम रोशन नहीं होता है, वो पूरे देशवासियों का नाम रोशन होता है। जब एक खिलाड़ी जीत करके आता है तो पूरा देश खुशी मनाता है, और जब एक खिलाड़ी हार के आता है तो पूरा देश उसका गम मनाता है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है एक चीज से। किसी नेता के हार जाने से और जीत जाने से चंद लोग खुश और नाराज होते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के हार जाने और जीत जाने से पूरे देश के सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मोहनलाल जी। स्पोर्ट्स को लेकर के अभी दिलीप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले एक पीरियड हुआ करता था स्कूलों में, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। आपने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। आप स्कूलों का भ्रमण कर लीजिए, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में तो अब जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें ये सब कुछ खत्म ही कर दिया गया। पहले कबड्डी होता था, मुझे भी याद है, कबड्डी होता था, खो खो होता था, वॉलीबॉल खेले जाते थे, फुटबॉल। अब तो ये सब खत्म सा हो गया है। अब चंद प्राइवेट स्कूल हैं जिसकी अच्छी खासी फीस होती है, अच्छी खासी रकम होती है, जो पैसे वाले लोग होते हैं वही अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा पाते हैं। वहाँ ये सब अब हो रहा है चंद स्कूलों में। तो
आप गांव से में जो छिपी हुई प्रतिभा को कैसे निकालेंगे? आपने खेलो इंडिया लाया, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, लेकिन उसको जिस मकसद से लाया गया उस मकसद से उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना आपको। देखिए योगेश भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपकी भावना है और जो दिलीप जी लगातार बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि हमको अभी और बहुत काम करने की जरूरत है। ये जितना हम कर रहे हैं ये अभी मतलब उस लिहाज से हम मैक्सिमम तक नहीं पहुंचे हैं। हमारी तो अभी ठीक है, मैं इस बात को कह के अपने आप का बचाव नहीं कर रहा हूँ कि हम 7 साल ही मिले हैं और हमने 7 सालों में जो किया वो पहले से बेहतर था। बट मैं फिर भी अपनी बात को जोर देके कह रहा हूँ कि जो 7 सालों में मोदी सरकार ने किया है, पहले की सरकारों से बेहतर किया है। अभी और बहुत इसमें करने की जरूरत है। जो आप बात कर रहे हैं कि भाई स्कूल से, अभी आपको ध्यान होगा कि हमारे जो सिलेबस के अंदर है स्पोर्ट्स को भी एक सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा गया है। मैं बताता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चों ने स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको दिल्ली DU के अंदर एडमिशन मिला। तो अब सरकारें जो हमारी मोदी सरकार है वो उस पर काम कर रही है। बड़े बड़े शहरों में नहीं, नीचे तक, देहात तक गया। अभी दिलीप भाई ने बोला कि किरण रिजिजू जी ने भी इस पे बहुत अच्छा काम किया है, नीचे तक हम जा रहे हैं। लेकिन अभी जो बार बार बात हो रही है कि भाई जो अपेक्षित रिजल्ट आने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा। एक तरफ केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, एक तरफ राज्य सरकार को भी और काम करना चाहिए। एक तरफ जो हम क्रिकेट को लेकर कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर है जो जिस तरह से इन्वॉल्व होता है, जिस तरह से उनको सुविधा मिलती है, जिस तरह से टीवी में बड़ी बड़ी रूप में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो खिलाड़ी हैं वो रईस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अपने बिजनेसमैन भी हैं, जो कॉर्पोरेट्स भी हैं, उनको भी हमारे इन खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे शुरू में ही दिलीप भाई ने कहा कि भाई हमारी जो पहले बहनें हैं वो क्रिकेट में उतना नहीं करती थी, लेकिन आज कम से कम उनको थोड़ी बहुत जगह मिली है। पीछे अभी हमने देख रहे थे कबड्डी को भी जब कुछ लोगों ने उठाया तो कबड्डी को भी लाभ मिला। और साथ साथ जो जितने ओलंपिक में हमारी ये जो बहनें जो मेडल जीत के लाई, चाहे वो कुश्ती की बात हो, चाहे वो वेटलिफ्टिंग की बात हो, चाहे मुक्केबाजी बात हो, ये सब चीजें सब मिला के जब सामूहिक प्रयास होगा तब बेहतर रिजल्ट आएंगे। मोहनलाल जी, एक सवाल और है, वो मैंने सवाल दिलीप जी से पूछा था कि जैसे मेजर ध्यानचंद जी हो गए या मिल्खा सिंह जैसे लोग जो भी हैं खेल के जगत में जिन्होंने अपना नाम नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कुछ करना? क्योंकि जो प्रतिभा छिपी हुई है जिसको निखारने की आप बात कर रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल और बढ़ेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ योगेश जी। आप जितने भी हमारे जो भारत के सम्मान हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वो और जो अन्य हमारे सम्मान हैं, जितना हम फिल्म स्टार को देते हैं, जितना हम सामाजिक लोगों को देते हैं, उतना ही हम खिलाड़ियों को भी हमें देना चाहिए। और मोदी सरकार इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी पीछे PV सिंधु को दिया, कुछ क्रिकेट के जो खिलाड़ी थे उनको दिए, कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी दिया। तो वो उन्होंने और साथ साथ ये मैसेज भी दिया कि जितना हम क्रिकेट को गंभीरता से लेते हैं उतना ही अन्य खेलों को भी ले रहे हैं। तो ये तो मिसाल है हमारी मोदी सरकार। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है और ये कहा जा रहा है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को और जमीनी स्तर तक देखने की जरूरत है। खेलो इंडिया लाया गया, उसके तहत जो उसकी मंशा थी उसको पूरे करने की जरूरत है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आने वाले समय में इतिहास रच देगा। ये राष्ट्र धर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।